Hello students, in this chapter we studied about work done, energy, power, collision, and in collision we studied about elastic collision in one dimension, elastic collision in two dimension, and today we will study about inelastic collision in one dimension. And this is the last lecture of your chapter. Not only of your chapter, this is the last lecture of your half yearly syllabus. आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका ये लास्ट लेक्चर है. चलिए, तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी लंबी वीडियो है. उसकी वेलोसिटी हमने निकाली थी. दो बॉडीज़ जब हिट करती हैं एक दूसरे को, कोलाइड करती हैं एक दूसरे से, देन उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने दोनों बॉडीज़ की निकाली थी. अब हम बात करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन की. Whenever we are talking about inelastic collision, you have to consider two things in your mind, that we are talking about completely or it is perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision है, मतलब कि ये कैसा है collision. इमेजिन करो कि एक कोई बॉडी वहाँ से आ रही है, एक बॉडी रेस्ट पे है और इसी के बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे. एक बॉडी है यहाँ पे जिसका मास है m2, एक बॉडी वहाँ से आ रही है जिसका मास m1 है. ये m2 जो है वो रेस्ट पे है. दूसरी बॉडी आती है, इससे कोलाइड करती है और कोलाइड करने के बाद ये बिल्कुल भी अलग नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ स्टक होके एक साथ आगे मूव करती हैं. मतलब कि दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है. दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ कि लेक्चर क्या कहता है. तो इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए. वो चीज़ ये है कि इनइलास्टिक कोलिजन में जो दो बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं उनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. इसी के बेसिस पे हम डेरिवेशन आगे करेंगे. देखिए डेरिवेशन एक्चुअली है क्या. देखिए, एक कोई मास है यहाँ पे, दिस मास इज m2 विच इज़ एट रेस्ट, रुका हुआ है एट रेस्ट. दैट मीन्स अगर मास m2 है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. एक दूसरा मास है यहाँ पे m1 which is moving with initial velocity u1. This is initial velocity. ठीक है, क्या समझ में आ गई बात. उसके बाद क्या करता है, ये m1 इसके साथ हिट करता है यहाँ तक पहुँचने के बाद, और ये दोनों बॉडीज़ कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज़, दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दे मूव्स विद सेम वेलोसिटी. वो सेम वेलोसिटी क्या होगी, v. ठीक है. तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन. तो इसका हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होगा. देखिए, मास m1 moving with velocity u1, initial velocity u1 collides with m2 which is at rest, and after this both the bodies moves together, एक साथ चलती हैं वो, with velocity, कौन सी वेलोसिटी के साथ, v. ठीक है, क्या समझ में आ गई बात.
दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ना होता तो ये हिट करने के बाद M1 और M2 आगे चली जाती है और M1 थोड़ा कम वेलोसिटी से मूव करने लग जाती। लेकिन क्योंकि अगर दोनों साथ में मूव कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इन perfectly inelastic collision और इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को हम प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक कोलिजन। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर आपको याद नहीं है कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा तो वो फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट तो नहीं, हाँ कोलिजन की फर्स्ट वीडियो, इस चैप्टर की फर्स्ट नहीं, कोलिजन जहाँ से स्टार्ट किया था हमने उसकी फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए, मोमेंटम विल कंजर्व, अब मोमेंटम विल कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी विल, एंड नहीं लगाऊंगा बट, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, वो कंजर्व नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है दैट इज सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। बॉडीज का सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए, तो मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू M इंटू वी। तो देखिए इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2। अब U2 की वैल्यू यहाँ 0 है, वो हम बाद में रख देंगे। चलिए, अब आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, दैट मीन्स M1 इंटू वी प्लस M2 इंटू वी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, नाउ इन दिस केस U2 इज इक्वल टू 0, U2 0 है तो क्या हो गया, M1 U1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। V की वैल्यू आपने यहां से एक्सट्रैक्ट कर ली, सो यू विल बी हैविंग वैल्यू U1 M1 अपॉन M1 प्लस M2. This will be the value. I will name it as 1. चलिए, अब मोमेंटम तो कंजर्व है बट इन प्लास्टिक कोलिजन, अगेन मैं बोल रहा हूं प्लास्टिक कोलिजन अगर मैं बोलूं या इन इलास्टिक कोलिजन बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? दोनों एक ही बात है। चलिए, तो प्लास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस होगी, देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई। अब काइनेटिक एनर्जी लॉस जो हो रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ गया। तो चेंज कैसे निकाला जाता है, चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है, ये कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, इससे टकराया, इस वाले मास ने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। ये जो मास था कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आया और इसने इसके साथ कोलाइड किया। M2 ने M1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, मतलब कि M1 की जो वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो जब भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो हमेशा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इनिशियल माइनस फाइनल। और वैसे क्या होता है, वैसे होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन जब भी
डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वहां पे हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल. सो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इस बॉडी के पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इसके पास है काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए क्या आ गया, दैट इज डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ mv स्क्वायर. तो अब फाइनली बॉडी जो मास है वो क्या हो गया, m1 प्लस m2, दोनों मास ऐड हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ गया 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. अब वी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से. सो वी स्क्वायर विल बी हैविंग वैल्यू m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. क्या समझ में आ गई बात? चलिए, सो इट दिस विल बी 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू स्क्वायर आपने ओपन किया तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया. ठीक है, चलिए अब क्या बचा? अब यहां से कुछ कॉमन अगर मिल सकता है तो वो कॉमन ले लीजिए. क्या क्या कॉमन आ सकता है? 1/2 कॉमन आ जाएगा, m1 यहाँ है, m1 का स्क्वायर यहाँ है, m1 कॉमन आ जाएगा, u1 का स्क्वायर यहाँ है, u1 का स्क्वायर यहाँ है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर. और अंदर आपके पास क्या बचा? यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से तो ये 1 हो गया, माइनस यहाँ से क्या बचा, m1 का स्क्वायर था, m1 कॉमन लिया है आपने तो m1 बच गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. फटाफट इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो m1 से m1 कैंसिल, तो आपके पास जो बचा दैट इज हाफ m1 और अंदर क्या है m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज इक्वल टू डेल्टा के. क्या समझ में आ गई बात? तो ये इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल सा. अच्छा, एक और चीज कभी कभी निकलवाई जाती है, ना भी निकलवाई जाए तो उस पे बेस पे क्वेश्चन आता है. वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको रेशियो लेना होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए वो रेशियो और अपन निकाल लेते हैं. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो के ई फाइनल डिवाइडेड बाई के ई इनिशियल. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये थी. इस वैल्यू को हम वहां रख देते हैं. तो देखिए वहां रखेंगे तो 1/2 m1 प्लस m2 m1 u1. अच्छा, v का स्क्वायर होता है तो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ m1 u1 स्क्वायर. सो हाफ m1 u1 स्क्वायर. सो हाफ से हाफ कैंसिल. ठीक है, चलिए, और अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो देखिए क्या इसको कैसे लिखूंगा मैं. नीचे होल स्क्वायर आ गया, यहाँ u का स्क्वायर m1 का स्क्वायर, u से ये कैंसिल हो गया, m1 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया. क्या समझ में आ गई बात? तो आपके पास और इस स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो आपके पास क्या बचा? इट विल बी m अपॉन m1 प्लस m2. दैट्स ऑल. यहाँ ये रेशियो आ गया.
क्या क्लियर होगी बात? चलिए, तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट होता है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ही नहीं, हाफ ईयरली का सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट देखते हैं वो टॉपिक। टिक 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 टिक। हाँ, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी रेस्टिट्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जब भी कोलिजन हो रहा है तो वो कैसे मटेरियल्स के बीच में हो रहा है और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा या इन इलास्टिक कोलिजन होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से शो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जस्ट एक नंबर है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर हुआ करता था, याद आ गया 10th क्लास, म्यू 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी एक नंबर है। वो नंबर क्या शो करने वाला है? इट विल शो दैट आइदर द कोलिजन विल बी इनइलास्टिक और इलास्टिक, और इलास्टिक है तो कितना इलास्टिक होगा, ये सारा ये शो करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे। इट इज द रेशियो, ये रेशियो है, और रेशियो किस चीज का है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये ई से रिप्रेजेंट होगा। अब यही की अगर बात ले ली जाए, मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लेता, ये आपने बना लिया होगा। मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है, इसी डायग्राम की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, और कंडीशन क्या है? u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर u1 ग्रेटर है u2 से, तो इसका मतलब है कि ये इसके पास आता जाएगा। जब ये इसके पास आ रहा है, इसका मतलब है इट इज अप्रोचिंग टू m2, m1 इज अप्रोचिंग टू m2। ठीक है, जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद जो u1 की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और u2 की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी इस डायरेक्शन में। सो दिस इज m2, दिस इज m1। m1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी, m2 की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। कंडीशन क्या हो गई? u2 विल बी ग्रेटर देन u1। क्या बात समझ में आ गई? कोलिजन के बाद ऐसा ही होता है। स्ट्राइकर से आप बहुत स्पीड से स्ट्राइकर जाता है, गोटी को हिट करता है, गोटी आगे भाग जाती है, स्ट्राइकर वहीं रह जाता है। तो क्या हुआ कि पहले स्ट्राइकर ने गोटी की तरफ अप्रोच किया, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हिट हो गया, गोटी आगे चलेगी, स्ट्राइकर कम स्पीड से आगे गया। इसका मतलब वो दोनों सेपरेट हो गए कोलिजन के बाद। क्या समझ में आ गई? तो इन दोनों की सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी और इन दोनों की अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब किस रिलेटिव वेलोसिटी में ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं और किस रिलेटिव वेलोसिटी में ये दोनों सेपरेट हो गए हैं, उन दोनों का रेशियो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यही बताएगा कि कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या किस तरह का कोलिजन है। तो देखिए, तो हाँ, ये क्या शो करेगा? देखिए, इट विल नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ relative velocity of approach before collision। collision से पहले तो अप्रोच ही करेगा, and relative velocity of separation आफ्टर कोलिजन।
कोलिजन के बाद वो सेपरेशन की वेलोसिटी उसकी क्या हुई है। सो देखिए कैसे शो होगा, E विल बी इक्वल टू, मैंने उल्टा लिख दिया है इसको, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, दैट इज E इज इक्वल टू v2। अब ये जो वेलोसिटी है दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी v, दिस इज v2। अब अगर यहां देखें हम तो v2 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई, यहां पे u1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सो u1 माइनस u2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां से क्लियर होगा कि कौन सा कोलिजन इलास्टिक है और कौन सा इनइलास्टिक है। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट केस इफ E इज इक्वल टू 1, अगर E इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर E इज इक्वल टू 1 होता है तो मैं यहां 1 रख दूंगा। 1 अगर रख दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, मैं उधर ले गया, इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या है, इसको समझना कि कोलिजन के बाद जो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, एक दूसरे, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी कोलिजन से पहले है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इलास्टिक कोलिजन यही तो बोलता है, इलास्टिक कोलिजन क्या बोलता है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। क्या समझ में आ गई बात? वेलोसिटीज एक दूसरे में एक्सचेंज जरूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों की वेलोसिटी का सम कम हो गया, वो सेम रहेगा। क्या समझ में आ गई? तो इस तरह का कोलिजन या जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, वो इलास्टिक कोलिजन है। चलिए नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं। ये तो हो गया 1 का केस। अब अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मींस E इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या केस होगा, दैट इज सेकेंड इफ E इज इक्वल टू 0, ये चीज कई बार पूछी जाती है, तो क्या केस होगा, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। सो ये 0 हो गया, सो यहां क्या बचा, 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, सो v1 इज इक्वल टू v2। क्या मतलब है इस चीज का? ये क्या चीज हुई कि E इज इक्वल टू 0 हो जाए तो देखिए आपको याद होगा v1 इज इक्वल टू v2 मतलब फाइनल वेलोसिटीज दोनों की सेम है। अगर फाइनल वेलोसिटीज दोनों की सेम है, इसका मतलब है दोनों बॉडीज m1 m2 v1 v2 दोनों बॉडीज एक साथ जा रही हैं, दोनों की वेलोसिटीज v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, v। दिस इज व्हाट, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या समझ में आ गई बात? perfectly inelastic collision, or I can say plastic collision. Last, if E is greater than 0 less than 1, 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, मतलब E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करनी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 इलास्टिक कोलिजन के लिए, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 0 परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। और अगर इन दोनों के बीच में कहीं है तो इसका मतलब है वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। एक और केस बनता है कि जब E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसको हम सुपर इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता, सुपर इलास्टिक कोलिजन। चलिए तो यहां पे कोलिजन की सारी स्टोरी कंप्लीट होती है। हमने ये भी समझ लिया कि किस किस केस में वो इलास्टिक कोलिजन होगा, किस में इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ना सिर्फ चैप्टर कंप्लीट होता है बल्कि आपका हाफ ईयरली सिलेबस भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर्स आप जल्दी से देख के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।